नमस्कार दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अपने भाषणों में बोलते रहे चुनाव के समय। अभी तो यह एकमात्र ट्रेलर है, पूरी फिल्म तो तीसरे टर्म में दिखाई देगी। और यकीन मानिए, जिस रास्ते नरेंद्र मोदी की सरकार अब अपने तीसरे टर्म में अपनी बिसात को बिछा रही है, यकीनी तौर पर इससे पहले सिर्फ आपने ट्रेलर ही देखा था। और शायद यही वह बड़ी वजह है कि इस दौर में चंद्रबाबू नायडू हो या फिर नीतीश कुमार हो, दोनों की जो अपनी ज़रूरतें हैं, वह ज़रूरतें इस भारत देश की ज़रूरतों से मेल नहीं खाती है। और शायद यही वह बड़ा सवाल है कि न तो मंत्रालय मिला और न ही स्पीकर पद के ऊपर सहमति हो पाई। यानी स्पीकर पद भी अब भारतीय जनता पार्टी के पास रहेगा। यानी इतना ही भर नहीं, डिप्टी स्पीकर का पद भी भारतीय जनता पार्टी जिसे चाहे उसे बना दे। यानी एनडीए की तरफ से कोई भी आवाज आएगी नहीं। और आज जब बैठक राजनाथ सिंह के घर पे हो रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेताओं के साथ साथ जनता दल यूनाइटेड के नेता ललन सिंह और चंद्रबाबू नायडू यानी टीडीपी के नेता, जिनको एविएशन मिनिस्टर बनाया गया है, और वो नायडू साहब वहां पे मौजूद थे। सवाल ऐसे में इस दौर में ये उठता है कि आखिरकार मंत्रालय भी जो चाहते थे वह भी नहीं मिला। स्पीकर पद और डिप्टी स्पीकर पद को लेकर के जो शोर था वह भी आपके हाथ में नहीं आ रहा है। और इस भारत देश के भीतर का जनादेश ने इस भारत देश की आर्थिक बदहाली और सामाजिक परिस्थितियों का खुले तौर पर अपने जनादेश में जिक्र कर दिया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुकूल नहीं। फिर ऐसी कौन सी वो परिस्थिति है जो इस दौर में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं। दोनों न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी जिस रास्ते के ऊपर चलेगी, उस रास्ते के ऊपर क्या ये दोनों साथ देने को तैयार हैं? क्योंकि ट्रेलर का मतलब ये था कि इस भारत देश के भीतर जोर शोर, जो 16 लाख करोड़ को लेकर के जो जोर शोर मचा कि किस प्रकार से रईसों का कर्ज आपने माफ कर दिया। इसी दौर में जिस प्रकार से बैंकों का वर्गीकरण जो एक साथ जो तमाम सारे बैंक आए, आरबीआई का डिविडेंड सरकार को देना बढ़ता चला गया। और इसी दौर में किसी ने भी इस भारत देश की बड़े इंडस्ट्री या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ध्यान नहीं दिया। ठीक इसके उलट निजीकरण और मोनेटाइजेशन, इन दोनों के भीतर जो तेजी दिखाई पड़ी थी, उन तमाम सारे बातों को लेकर के इंडिया गठबंधन मैदान में उतरा और उसने जगह जगह इन सारे बातों को उठाया, चाहे राहुल गांधी हो या फिर इस भारत देश के बाकी छत्रक नेता हो, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो। ध्यान दीजिएगा तो हर किसी के भाषण में यही सब बात के जिक्र थे कि इस देश की आर्थिक बदहाली नरेंद्र मोदी ने सत्ता ने कर दिया। और यह सच भी है कि भारत देश के ऊपर जितना कर्ज इस समय है, वह एक लाल घंटी को लेकर के या फिर कहे लाल बत्ती या उसके साथ खतरे की घंटी लगातार कोई दूसरा नहीं बल्कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक लगातार बजा रहा है और बता रहा है कि जीडीपी के बराबर भारत का कर्ज हो जाएगा। लेकिन फिर एक अगला सवाल होता है कि इन तमाम परिस्थितियों के बीच नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को इससे क्या लेना देना है? सरकार नरेंद्र मोदी ने बीते 10 साल चलाई है। देश की अर्थव्यवस्था का बंटाधार अगर हुआ तो फिर उस दौर की गवर्नेंस जिम्मेदार है। तो क्या इस दौर में जिन सारे बातों का डर लगातार इंडिया अलायंस यानी इंडिया गठबंधन नहीं बल्कि इस भारत देश के भीतर भी समाया हुआ है कि इस बार अर्थव्यवस्था किस दिशा में जाएगी? क्या सच में अडानीज को उस तरीके से राहत रियायत नहीं मिलेगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान गए, वहां पे समझौता कराए। समझौता करने के चंद महीनों के बाद ही वहां पर गौतम अडानी पहुंच गए और भूटान के साथ उन्होंने समझौता कर लिया। और लंबा ही लग रहा है।
दरअसल ये तस्वीर करीब 48 घंटे पहले के, जब गौतम अडानी भूटान पहुंचे, वहां पर ग्रीन एनर्जी को लेकर के जो समझौता भारत और भूटान के बीच हुआ, उसके भीतर कड़ी के तौर पर तो गौतम अडानी ही हैं। लेकिन इस दृश्य को थोड़ी देर के लिए अगर आप भूल जाएं और आप सोचना शुरू करें कि दोबारा की चंद्रबाबू नायडू की जरूरत इस दौर में क्या है, चंद्रबाबू नायडू की सबसे बड़ी जरूरत करीब करीब राज्य जो कर्ज में डूबा हुआ है, वहां पर हर व्यक्ति 2 लाख रुपए के कर्ज में, हर परिवार की दृष्टि से करीब करीब 7 लाख रुपए के आसपास कर्ज हर परिवार के ऊपर है। देश के किसी भी राज्य में इतना कर्ज किसी भी राज्य के ऊपर नहीं है जो आंध्र प्रदेश के भीतर है, और वह कुल मिलाकर के करीब करीब 13,50,000 करोड़ का। और इसी दौर में बिहार भी करीब करीब 3 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार की जरूरत राजनीतिक है। वहां पर चुनाव अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव कब हो इसको लेकर के भी सिकाकसी नहीं बल्कि तानातानी हो रहा है, और कह रहे हैं कि जल्दी चुनाव कराइए, क्योंकि विधानसभा में जनता दल यूनाइटेड अपनी ताकत को बढ़ाना चाहती है जो पिछली बार कम हो गई थी। तो ऐसे में सियासी तौर पर समझौते के दृष्टिकोण से नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव जल्द करा करके उस चुनाव के भीतर अपनी पार्टी की संख्या को बढ़ाना चाहते हैं। साथ में भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक ट्रांसफर हो जाए, जो कि लोकसभा चुनाव में हुआ भी, वह भी विधानसभा चुनाव के भीतर हो, उस दृष्टि से वह आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू, सवाल है कि 13,50,000 करोड़ का कर्ज है, और उसके बाद उनका जो सपना है अमरावती को राजधानी बनाने का, और जिस तरीके से टैक्स सेमी चंद्रबाबू नायडू रहे, उन्होंने ही हैदराबाद सिटी के भीतर जिस प्रकार से कंप्यूटर के तौर पर बात शुरुआत हुई और सिटी के भीतर एक ऐसे शहर में तब्दील कर दिया परिस्थितियों को, जहां इस भारत देश में हुआ टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ सबसे बेहतरीन शहर के तौर पर उभर करके सामने आ गया। तो जो सपने चंद्रबाबू नायडू को है, उसको लिए काफ़ी सारे पैसे चाहिए, और इसमें कोई दो मत नहीं कि इस दौर में आरबीआई तो पूरे तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार के पास है, और सियासी तौर पर सौदेबाजी नीतीश कुमार को चाहिए। और इसी दौर में तमाम पॉलिटिकल निर्णय कैसे किए लिए जाए और किसको कब राहत दिया जाए, उसके कमान भी नरेंद्र मोदी सरकार के पास है। तो दोनों सियासी परिस्थितियों में नरेंद्र मोदी सरकार को अपने तौर पर क्या कहना है, जिसके बाद नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो जाएं। मसला बहुत साफ होती है। भारतीय जनता पार्टी के साथ या फिर कहे नरेंद्र मोदी की सरकार भी इस बात को जानती है कि जिस रिफॉर्म की दिशा में या फिर इस देश की अर्थव्यवस्था को कॉरपोरेट के अनुकूल करने की दिशा में बीते 10 सालों में जो उन्होंने काम किया है, अब उसमें इतनी तेजी लानी है कि कोई रोकने वाला ही ना हो। और रोकने वाला ना हो, इसके लिए स्पीकर अपना ही चाहिए, इसके लिए डिप्टी स्पीकर भी अपने इशारों का ही चाहिए। अगर सियासी तौर पर इंडिया गठबंधन इस बार ताकत के साथ संसद भवन के भीतर शोर भी मचाए, तो शोर को थामने की ताकत एनडीए गठबंधन के भीतर होनी चाहिए, और ये गठबंधन के सहयोगियों का साथ होना चाहिए। और इसके बाद जो जब जिसे चाहिए वह उसको मिल जाएगा, जो एनडीए गठबंधन के साथ आकर खड़े हैं। तो क्या ऐसे में सियासी तौर पर जो फैसला सरकार ने बीते 10 सालों में लिए, और उन 10 सालों के बाद जब चुनाव में देश की जनता ने नरेंद्र मोदी सत्ता को आईना दिखा दिया, उस आईने को उलटते हुए नरेंद्र मोदी सत्ता एनडीए को भी उस आईने में ही अपना चेहरा देखने को मजबूर यह कहते हुए कर रही है कि आपकी ज़रूरतों को हम पूरा कर देंगे, केवल आप हमारे साथ खड़े हो जाइए। और इसके लिए जो इस भारत देश के भीतर में अलग अलग योजनाएं हैं, राज्यों की योजनाएं हैं, उन सारी योजनाओं में भी पैसा देंगे, लेकिन पैसा देने का रास्ता तो आपको खोलना पड़ेगा। और पैसा बनाना शायद इस दौर में नरेंद्र मोदी सरकार से बेहतरीन कोई जानता नहीं है, क्योंकि यह भी किसको पता था इस दौर में कि एग्जिट पोल भी शेयर बाजार में उथल पुथल मचाते हुए लाखों करोड़ों का खेल कर देगा, और वह परिस्थिति को करीब 24 घंटे के भीतर ही बदल जाएगी। यानी एक ही दिन करीब करीब 11 लाख करोड़ का मुनाफा कोई कमा ले, और अगले ही दिन 13 लाख करोड़ से ज्यादा का घाटा उसी शेयर बाजार में हो जाए, और उसके अगले एक सप्ताह के भीतर शेयर बाजार दोबारा से पुरानी परिस्थितियों में लौटते हुए खड़ा हो जाए। तो फिर पैसा लग किसका रहा है?
पैसे के मुनाफा जा किसके पास रहा है, और क्या इसको चलाने वाले जो लोग हैं क्या वही लोग हैं जो सत्ता के साथ खड़े हैं? ये सारे सवाल आज मुंबई की सड़कों के ऊपर शेयर मार्केट के सामने आकर खड़े हुए, जब इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए, चाहे वह उद्धव ठाकरे की शिवसेना या फिर वह एनसीपी हो, चाहे वह टीएमसी हो, वह चाहे कांग्रेस ही क्यों ना हो, सभी ने एक हिसाब से धावा बोला। धावा किसके ऊपर? शेयर बाजार को लेकर, वहां पर घपले घोटाले को लेकर, या जानते बूझते समझते हुए कि राजनीति इस दिशा में आने वाले समय में बढ़ जाएगी। और यह भी तय है कि संसद सत्र जब शुरू होगी तो अर्थव्यवस्था का खेल उस संसद भवन के पटल पर जरूर उठेगा। लेकिन दूसरा सच यह भी है कि स्पीकर अपना है, डिप्टी स्पीकर अपना है, पूरी एनडीए साथ खड़ा है, तो फिर डर किस बात का है? लेकिन एक छवि आप जरूर देख लीजिए जो मुंबई के भीतर हुआ, और पहली बार खुले तौर पर टीएमसी के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री और वित्त मंत्री को जोड़ दिया उस पूरे शेयर बाजार के 2 दिनों के उछाल को लेकर के, जहां पर लाखों करोड़ रुपए के हेरफेर हो गए। और यह भी कह दिया कि दरअसल नियुक्ति तो सेबी के डायरेक्टर की भी सरकार ही करती है, तो फिर वह सरकार को कटघरे में कैसे खड़ा कर सकती है? Because of which the 30 lakh crores have been lost by the common man. The same agencies are working for FII, Foreign Institute of Investors. The same agencies are working for Exit Poll. That linkage with them, that's really a serious thing to be investigated. Taking the complaint, judge. What is the reason behind that? नेचुरली नरेंद्र मोदी जब तक सिग्नल नहीं देगा इधर नरेंद्र मोदी का खिलाफ में होगा, कैसे सेबी काम करेंगे? सेबी का चेयरपर्सन से मेंबर्स ऑल आर अपॉइंटेड बाय नरेंद्र मोदी. Okay, the monsoon session is the monsoon session. We'll take the matter in the monsoon session. So who is responsible for this? Because Narendra Modi, Amit Shah, Nirmala Sitharaman, they should resign. Resign. Yes. असल में सवाल केवल शेयर बाजार भर का नहीं है, सवाल तो इस भारत देश के उस अर्थव्यवस्था और उस अर्थनीति का भी है जिसके जरिए नरेंद्र मोदी सरकार ने बीते 10 सालों के भीतर कॉरपोरेट के अनुकूल इतना कुछ कर दिया है कि इस भारत देश के भीतर जो पीएसयू थे वो कौड़ियों के मॉल निजी हाथों में जाते हुए दिखाई दिए। इसी दौर में किसी ने ऐसा नहीं सोचा होगा कि सरकार राजस्व को बढ़ाने के लिए सरकारी संपत्तियों को भी बेचने लगेगी। और जो मोनेटाइजेशन का जिक्र सरकार ने 2022 से 2025 को लेकर के किया, जिसमें 6 लाख करोड़ रुपए उसको बनाने थे अलग अलग मंत्रालयों के जरिए, उसकी असल परीक्षा अब शुरू होने वाली है। जैसे ही संसद सत्र शुरू होंगे, नया बजट सामने आएगा और उसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार की आर्थिक नीतियां सामने आने लगेगी। और उसमें पूरा सहयोग क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का यह सोच कर रहेगा कि उनको जो सियासत चाहिए, उन्हें जितना पैसा चाहिए, वो दोनों अगर उनको मिल रहा है तो फिर इस भारत देश के भीतर कोई भी आर्थिक नीति लागू कैसे भी हो, वो आंख मूंद करके सरकार के साथ खड़े होंगे। कोई भी यहाँ पर 2-3 सवाल जरूर पूछ सकता है कि स्पीकर की ताकत तो छोटे छोटे राजनीतिक दलों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलाकर उसके अपने आंकड़े को मिलाकर 272 तक पहुंचाने में बहुत समय नहीं लगेगा। इसी को चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इस बात को नहीं जानते हैं। दूसरा सवाल इस दौर में कोई एक बात और कर सकता है कि जब इस भारत देश के भीतर जनादेश मोदी सत्ता के आर्थिक नीतियों को लेकर के हुआ है, क्योंकि लोगों की गरीबी, महंगाई, मुफलिसी, बेरोजगारी, लाभार्थियों के भीतर भी आक्रोश, इस सारे सवाल जो रेंग रहे थे इस चुनाव के भीतर, क्या अब नए फिल्म जो शुरुआत होगी, जो पहले ट्रेलर था, क्या उस दिशा में इन दोनों के साथ खड़े होने का मतलब यह नहीं होगा कि राजनीतिक तौर पर दोनों को बहुत बड़ा नुकसान हो जाए? ये ऐसा हो सकता है, ये सवाल हर किसी के जहन में आए, लेकिन होने क्या जा रहा है ये जरूर आपको जानना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा फैसला इस दौर में यह भी किया लिया गया कि जो पहली बार जो सरकार के अधीन जो संस्थान हैं उनके एसेट को भी बेच दिया जाए। इस भारत देश के भीतर डिफेंस, इस भारत देश के भीतर रेलवे, और तीसरे नंबर पे आती है LIC, जिसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है, रियल एस्टेट इनके पास सबसे ज़्यादा है। और सरकार इस दिशा में अब आगे बढ़ रही है कि जहां पर LIC, जो कि एक लिहाज से इस भारत देश में तीसरे बड़े लैंडलॉर्ड के तौर पे पहचान LIC की, और शुरुआत में 50 से 60 हज़ार करोड़ रुपए
अपनी इमारतों को बेच करके कमा लें। यह सरकार की इमारतें, जनता यानी टैक्स पेयर के पैसे से खरीदी गई इमारतें, ये तमाम पीएसयू के दायरे में आते हैं। इसके बावजूद भी सरकार को ऐसा लगने लगा कि अब इनकी जरूरत से ज़्यादा उस पैसे की जरूरत है जिन पैसों को पास में ले लिया जाए और दूसरी ओर निजी हाथों में इन इमारतों को सौंप करके उन निजी हाथों को मजबूत किया जाए, जिससे इस भारत देश की इकोनॉमी तीसरे नंबर की इकोनॉमी बन जाए और उसमें देश की जनता की भागीदारी नहीं बल्कि कॉरपोरेट की भागीदारी। अब आप बखूबी सोच सकते हैं कि एलआईसी अपनी इमारतों को बेचकर 50 से 60 हजार करोड़ रुपए जो बनाना चाहती है। जो कन्नड़ पुलिस लोग जो दिल्ली के घूमने जाते हैं उन्होंने देखा होगा जीवन भारती बिल्डिंग, वो एलआईसी की ही बिल्डिंग होती है, वह भी बेचने की कतार में है। मुंबई के भीतर जो लोग देखे होंगे एशियाटिक सोसाइटी, जो पूरी जो बिल्डिंग है वह भी बेचने की कतार में। जो एलआईसी की बिल्डिंग चित्तरंजन एवेन्यू में कोलकाता के भीतर है वह भी बेचने की लाइन में है। मसूरी के मॉल रोड पर घूमते समय अगर एसबीआई की बिल्डिंग आपने देखा हो वह भी लाइन में है, बेचने की लाइन में खड़ा है। आपके मन में दिल्ली और लखनऊ के भीतर दो बड़े मीडिया हाउस, बहादुर शाह जफर मार्ग में जाइएगा वहां पर भी एलआईसी की बिल्डिंग और लखनऊ के भीतर भी एलआईसी की बिल्डिंग जिसके भीतर मीडिया हाउस है वह भी उसी की बिल्डिंग होती है। यानी एक बहुत बड़ी परिस्थिति। और ओरिजिनली तो माना ही जाता है कि एलआईसी के पास करीब करीब इस तरीके से बेचने की इमारतें और ज़मीन जो है उसमें करीब करीब 7 लाख करोड़ रुपए की वह बेची जा सकती है शुरुआत में 50 से 60 हजार करोड़ रुपए की कमाई की दृष्टि से। यानी उसी एलआईसी जिस एलआईसी को खराब किया गया इस भारत देश के टैक्स पेयर के पैसे के साथ, लेकिन अब पैसा चाहिए और ये आसान रास्ता होता है जब आप राजस्व का जुगाड़ इसी तरीके से कर लेते हैं कि दूसरे माध्यम आपके पास होते ही नहीं हैं, तो पीएसयूज के महत्व आने वाले देश की संपत्ति को ही बेच दिया जाए। और एलआईसी का मतलब तो यहाँ पर यह भी समझना पड़ेगा कि दरअसल एलआईसी के साथ जो मुनाफा इस साल जो निकल कर के आया वो करीब 40,676 करोड़ का था। पिछले साल ये 36,000 करोड़ का था। और एसबीआई का टोटल एसेट जो है ये करीब करीब 51 लाख करोड़ का एसेट है। यानी ये कहे कि इस तरीके से पीएसयूज के एसेट के ऊपर बैठी हुई सरकार अगर उसको पूंजी जुगाड़ करनी है, वर्तमान सत्ता सरकार देश की पार्टी चलाने के लिए, तो इस तरीके से पैसे की जुगाड़ करेगी। इस दौर में जो ट्रेलर इससे पहले था वो फिल्म उसके बाद की है। और इसकी सबसे बड़ी इस दौर में यह है कि 2022 के भीतर सरकार ने खुद ही एक नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान रखा था जो कि 2025 तक था। 2022, 2023, 2024, अगर आप इस बात को समझना चाहते हैं तो आप इस बात को इस रूप में समझिए कि दरअसल शुरुआती साल में करीब करीब 97,000 करोड़ रुपए का मोनेटाइजेशन अलग अलग मिनिस्ट्री के जरिए हो गया। उसके अगले साल में करीब करीब 1,32,000 करोड़ का हो गया, टारगेट 6 लाख करोड़ का। और उसके भीतर भी इस समय करीब करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए इसी साल निकालने हैं अगर टारगेट पूरा करना है। तो आपके मन में एक बात आ रहा होगा कि इतनी बड़ी परिस्थितियों के भीतर अगर अल्पमत की सरकार है केंद्र में तो वो कैसे ऐसे निर्णय ले लेगी। दरअसल अल्पमत में बीजेपी या उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी या मोदी सरकार है, एनडीए की सरकार बहुमत के साथ है और वहां पर संसद और अपने स्पीकर के जरिए जो कुछ भी करेगी वह केवल आने वाले समय में आपको दिखाई पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग सेक्टर के भीतर टारगेट भी तय हैं। जैसे माइनिंग के सेक्टर में किसी भी हालत में 55 से 60 हजार करोड़ रुपए जो कि कोल ब्लॉक्स हैं और दूसरे माइंस हैं उनके जरिए निकालना है। 24-25 का केवल ये आंकड़ा आपको बता रहा है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एनएचएआई के जरिए, उसमें करीब करीब 45,000 करोड़ रुपए निकालना है। पावर सेक्टर के भीतर करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए निकालना है। रेलवे के भीतर पहले टारगेट रखा गया था 44,907 करोड़ रुपए के, अब उस टारगेट के भीतर संशोधन करते हुए उसको कम कर दिया गया, क्योंकि रेलवे की स्थिति कोई बहुत अच्छी है नहीं देश में। वहाँ पर 20,000 करोड़ रुपए निकाले जाएंगे, लेकिन सवाल रेलवे के जरिए उस बाहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए पैसे निकालने का जिक्र है, जिसके दायरे में शानदार रेलवे स्टेशन आता है। उस रेलवे स्टेशन के भीतर मॉल होंगे, वहाँ पर रेस्टोरेंट होंगे, वहाँ पे 5 सितारा होटल होंगे जैसे हवाई अड्डे के ऊपर होते हैं। उसी अंदाज में उसी तर्ज पर रेलवे को भी उसको भी डेवलप करना है। और जिन बातों का जिक्र शुरुआत में की गई थी जिसमें करीब करीब 90 रेलगाड़ियों का भी निजीकरण किया जाए, उस दिशा में भी फैसला लेना है। 400 से अधिक रेलवे स्टेशन तय किए गए, अभी वो 400 तो दूर 40 स्टेशन तक भी नहीं पहुँच पाए हैं, लेकिन अभी टारगेट पूरा करना है, यानी एक तेजी इसमें आने वाली है।
और एक एसेट मोनेटाइजेशन जो होता है, इसके दायरे में सब कुछ है। सड़क है, विमान है, बिजली है, सूचना संचार है, तेल है, गैस है, स्टेडियम है, गोडाउन है। इसकी पूरी की पूरी खाका अपने तौर पे तैयार है और ये जिस हिसाब से क्रिएट होगा उसके भीतर वर्तमान सरकार के पास पैसा आएगा तो वो इस बात को मानकर चल रही कि ऐसे में एनडीए के वो गठबंधन जिनकी अपनी राज्य की राजनीति को साधना है, अपने राज्य के भीतर अपने सपनों को पूरा करना है, जैसे अमरावती को राजधानी बनाने के लिए भी चाहिए करीब करीब 2.5-3 लाख करोड़ रुपया, वह भी कौन देगा? जाहिर सी बात है आरबीआई देगा। आरबीआई किसके हाथ में? जाहिर सी बात है केंद्र सरकार के हाथ में। केंद्र में किसकी सरकार है? जाहिर सी बात है मोदी सरकार है। लेकिन वह मोदी सरकार बिना नायडू और नीतीश कुमार के नहीं चल सकती है, यह भी इस दौर में सच है। तो क्या इन बातों को लेकर के एक अंतर्विरोध की स्थिति हो? लेकिन आज जब राजनाथ सिंह के घर बैठक हो रही थी जिसके भीतर देश जनता दल यूनाइटेड और टीडीपी के नुमाइंदों के भी मौजूदगी थी और उसके भीतर चिराग पासवान भी बैठे हुए थे, उसके भीतर विदेश मंत्री भी बैठे हुए थे, उसमें इस समय जेपी नड्डा की मौजूदगी भी वहां पर थी, धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे, तमाम सारे नेताओं की मौजूदगी थी। और कल ही रात ओम बिरला के घर अमित शाह और जेपी नड्डा भी पहुंचे थे। ओम बिरला की बहुत रुचि स्पीकर बनने को लेकर के नहीं हो तो और वो आगे देख रहे हैं, तो ऐसे में अगला सवाल उठता है क्या वह अध्यक्ष बनने की दिशा में जाना चाहते हैं? यहाँ पर यह भी सवाल उठता है कि अगला अध्यक्ष कौन होगा, तो वह अध्यक्ष बने और किसी दूसरे को स्पीकर बनाया जाए या फिर किसी दूसरे तरह की जो परिस्थिति थी नए दौर में उसको बिल्कुल न बदला जाए और इसीलिए वह फिट बैठ रहे हैं, उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यानी आप ध्यान दीजिए कि केवल 2 सवाल इस दौर में सबसे बड़े आकर खड़े हो गए कि पहला सवाल कि जिन आर्थिक नीतियों के आश्रय 2024 के लोकसभा चुनाव तक सरकार चलती रही उन्हीं नीतियों में तेजी इस दौर में लाना है और आज उसकी हल्के संकेत किसानों की जमीन को लेकर के भी बनारस के भाषण के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए जरूर और बताया कि बड़े रिफॉर्म की जरूरत है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ जो दाल और तिलहन जिस रूप में होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाना है, किस रूप में करना है, यानी वह रिफॉर्म भी आने वाला है। यानी भारत जिस दृष्टिकोण से है वहाँ पर उस बीज की जरूरत है जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के भीतर यूक्रेन जैसे देश में उस बीज का इस्तेमाल होता है और वहाँ पर प्रोडक्शन एग्रीकल्चर का बहुत होता है, उस दिशा में इस्तेमाल भारत में उस बीज का इस्तेमाल, उसके हल्के हल्के संकेत मिलने लगे हैं। लेकिन फिर वही सवाल फिर से कि क्या यही वजह है कि अपने तौर पर 16 से 20 लाख करोड़ रुपया चंद्रबाबू नायडू को चाहिए, 3 से 5 लाख करोड़ के बीच में नीतीश कुमार को चाहिए, दोनों को अपनी राज्य की राजनीति की स्टेबिलिटी चाहिए, दोनों अपने अपने तौर पर चंद्रबाबू नायडू की राजनीति तो अभी 5 साल बाद वहां चुनाव होंगे लेकिन नीतीश कुमार के सामने तो बिहार का विधानसभा चुनाव तुरंत का संकट है। यानी वह राजनीतिक तौर पर कहीं बहुत ज्यादा मजबूत होना चाहते हैं और वह दिखाना चाहते हैं कि वो आरजेडी से ज्यादा मजबूत है बिहार में, यानी एक बहुत बड़े भाई के भूमिका में वो रहे इस चुनाव में दिखाना चाहते हैं। और तत्काल के लोकसभा चुनाव 2024 का जो इफेक्ट जो विधानसभा में तुरंत दिख जाए, क्योंकि जो फायदा मिलना चाहिए था विधानसभा के रिजल्ट के तौर पर भी और इंडिया गठबंधन के तौर पर भी वह लाभ तेजस्वी यादव को नहीं मिल पाया, तो उनको ऐसा लगने लगा है कि इसी मौके को गंवाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए और ये सियासी समझौता हर हाल में होना चाहिए। तो ऐसे में सवाल उठता है कि समझौता तो हो जाएगा लेकिन उससे पहले यह भी गारंटी चाह रहा है कि आप स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर के कुछ मत कीजिए। तो सियासत की इस परिस्थितियों के भीतर आज लगता है कि आखिरी जो इसका पहलू होता है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बटन दबाते हैं और उसको जरा देखिए और इस देश के 9 करोड़ 26 लाख किसानों के खातों में 20,000 करोड़ रुपया पहुंच जाता है। यही और पूरे इकोनॉमी का एक चक्र है जो यहाँ आकर के ठहर जाता है। और क्या है ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, आइए देखते इस वीडियो के माध्यम से। ये राशि ट्रांसफर हो गई, बहुत जोरदार तालियों से हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात मानते हैं कि उनकी सत्ता की सबसे बड़ी ताकत उनकी योजनाएं हैं। वह चाहे 5 किलो मुफ्त का अनाज 2028 तक देने का वादा हो या फिर किसान सम्मान निधि में पैसा दिया जा रहा है, इसको ले लीजिए। इस भारत देश के भीतर में जो अलग अलग सब्सिडी दी जा रही है उसको भी आप ले लीजिए। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों का संकट क्या होता है? इन संकट का सबसे बड़ा सवाल है कि इसीलिए
भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगने लगा है या नरेंद्र मोदी सत्ता को ऐसा लगने लगा है कि दरअसल एनडीए के लोग तो मान जाएंगे और उनकी छिटपुट जो ज़रूरतें हैं, क्योंकि आरबीआई तो हमारे पास है, नोट तो हमें छापने हैं, तो ऐसे में उनकी ज़रूरतों को तो पूरा कर देंगे, लेकिन अपने भीतर का अंतर्विरोध जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर है, उसको कैसे पाटा जाएगा। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान आज कृषि मंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ बनारस में साथ बैठे नजर आए, और इन सबों के बीच दिल्ली के भीतर देश के गृह मंत्री अमित शाह जो मणिपुर पर खामोश रहते थे, आज एक उच्च स्तरीय बैठक करने की दिशा में आगे बढ़ गए, क्योंकि सरसंघचालक ने मणिपुर को लेकर के सवाल खड़े किए थे। तो आपस के अंतर्विरोध की एक छवि, आप एक छवि देख लीजिए। आदित्यनाथ जी से सादर अनुरोध करूंगी कि हम सबकी तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को अंगवस्त्रम उठाकर और जिन किसान भाइयों बहनों के लिए आज का ये कार्य को उन्हें स्मृति चिन्ह के रूप में प्रदान करके आप सबकी बहुत जोरदार तालियों के बीच उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। इसी क्रम में मैं अनुरोध करूंगी माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार श्री शिवराज सिंह चौहान भाई भी माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए मंच पर उपस्थित हैं। मैं अनुरोध करूंगी टिकरी काशी विद्यापीठ। तो आपस के अंतर्विरोध की ये तस्वीर सारी कहानी खुद कह देती है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जानते हैं इस बात को कि खतरा उन्हें अपने भीतर से, सियासी तौर पर जिन परिस्थितियों को उन्होंने इस भारत देश के भीतर में रखा है, उसके भीतर एनडीए के सहयोगियों की जो ज़रूरतें हैं, वह ज़रूरतें अगर पूरी की जा रही है तो फिर वह चू तक नहीं बोलेंगे। और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू क्या सच में इस दौर में नरेंद्र मोदी सत्ता के सामने नतमस्तक हो चले हैं? आज तो कम से कम यही संकेत उभरे हैं, लेकिन देखिए दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के भीतर का संकेत, संघ परिवार के टकराव के संकेत, आपस में सहमति बनाने तक की परिस्थितियों के भीतर क्या सच में यह सत्ता इस रूप में आगे चल पाएगी? जब महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव के रिजल्ट आएंगे, असल में साधना उसी को है, और उस दिशा में कदम कब कैसे बढ़ेंगे, शायद इंतजार इस बात का भी करना पड़ेगा। देखते रहिए, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।